कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में कुछ घंटों के लिए आते हैं, लेकिन उनकी याद पूरी उम्र हमारे साथ रहती है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, फिर भी वही सबसे सच्चे और सबसे खूबसूरत बन जाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही दो अनजान लोगों की है जो एक दूसरे की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देते हैं। यकीन मानिए, इस फिल्म का अंत आपकी आंखें नम कर देगा। फिल्म की शुरुआत होती है पवित्र नगरी वाराणसी से, एक ऐसा शहर जहां हर रोज़ हजारों लोग अपनी आस्था, उम्मीदें और अधूरी दुआएं लेकर आते हैं। कोई मोक्ष की तलाश में आता है, कोई मन की शांति पाने, लेकिन कभी कभी किस्मत इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसी शहर में दक्षिण भारत से तीर्थयात्रियों का एक समूह पहुंचता है। उन्हीं के साथ आई है 52 साल की लीला। उनके चेहरे पे श्रद्धा है, मन में विश्वास है और दिल में ये उम्मीद कि यह यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाएगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि कुछ अगले घंटे में उनकी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। दूसरी तरफ इसी शहर में है माधवन मास्टर। वाराणसी उनके लिए कोई नई जगह नहीं। वे अक्सर यहाँ आते हैं और शहर की गलियों, घाटों और लोगों को अच्छी तरह परिचित हैं। उनकी एक प्यारी सी आदत है, हर बार वाराणसी पहुँचते ही सबसे पहले अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर रुकना। उस दिन भी वे आराम से कुल्हड़ वाली चाय का आनंद ले रहे थे कि तभी चाय वाला उनके पास आया और बोला, मास्टर जी, सामने बैठी दक्षिण भारत की वह महिला काफ़ी देर से रो रही है। हमने बहुत पूछा लेकिन वह किसी से बात नहीं कर रही। शायद आप उनकी भाषा समझते हो, अगर हो सके तो उनकी मदद कर दीजिए। माधवन मास्टर की नज़र उस महिला पे जाती है। थोड़ी दूर बैठी लीला पूरी तरह रो रही थी। उनके चेहरे पे डर, बेबसी और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वे तुरंत उनके पास पहुंचते हैं। पहले मलयालम में बात करते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर तमिल में पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। काफ़ी देर तक समझाने और भरोसा दिलाने के बाद लीला खुद को थोड़ा संभाल पाती है। तब पता चलता है कि भीड़ में उनका तीर्थयात्रियों का समूह उनसे बिछड़ गया है। इतना ही नहीं, किसी ने उनका बैग और मोबाइल भी चुरा लिया। अब उनके पास न पैसे हैं, न फ़ोन और न ही अपने साथ आए लोगों से संपर्क करने का कोई रास्ता। सबसे दुख की बात तो यह कि उन्हें किसी अपने का मोबाइल नंबर भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें अपना नंबर भी याद नहीं। एक अनजान शहर, चारों तरफ अजनबी चेहरे और बिल्कुल अकेली लीला। डर और बेबसी ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था। माधवन मास्टर उनकी हालत समझ जाते हैं। वे सबसे पहले उनके लिए गर्म चाय मंगवाते हैं और बड़े धैर्य से उन्हें दिलासा देते हैं। शायद उन्हें भी नहीं पता था कि मदद के लिए बढ़ाया गया यह छोटा सा कदम आगे चलकर उनकी अपनी जिंदगी का सबसे यादगार सफर बनने वाला है। माधवन मास्टर ने लीला को समझाते हुए कहा, अगर अभी पुलिस में चोरी की शिकायत भी करोगी तो शायद कोई खास फायदा नहीं होगा। यहाँ भीड़ में ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं, लेकिन हिम्मत मत हारो। पहले तुम्हारे साथ आए लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी चाय वाले को एक बात याद आई। उसने बताया कि पास के एक मंदिर में अलग अलग राज्यों से आने वाले तीर्थयात्री अक्सर ठहरते हैं। हो सकता है लीला का समूह भी वहीं हो। बस फिर क्या था, माधवन मास्टर बिना एक पल गवाए लीला को लेकर उस मंदिर पहुंच गए। दोनों ने हर जगह पूछताछ की, कई लोगों से बात की, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, आज ऐसा कोई समूह यहाँ नहीं आया। यह सुनते ही लीला की बची हुई उम्मीद भी टूट गई। वह धीरे धीरे मंदिर में गई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शायद वह भगवान से रास्ता नहीं, सिर्फ एक उम्मीद मांग रही थी। बाहर खड़े माधवन मास्टर चुपचाप उसे देख रहे थे। उसी समय कुछ छोटे छोटे बच्चे उनके पास आए और खाने के लिए मांगने लगे। पहले उन्होंने उसे हल्के में हटाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उनका दिल पिघल गया। उन्होंने बच्चों के लिए चाय और खाने का सामान मंगवा दिया। बच्चों को खाते देखकर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि लीला ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। उन्होंने प्यार से पूछा, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। लेकिन लीला अभी असमंजस में थी। एक अनजान शहर, सामने एक अनजान इंसान और जिंदगी ने अभी अभी इसे इतना बड़ा धोखा दिया था कि किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। फिर भी उसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं था। आखिरकार उसने चुपचाप माधवन मास्टर के साथ चलने का फैसला किया। दोनों सड़क किनारे एक ढाबे तक पहुंचे, लेकिन वहां की गंदगी देखकर लीला सहज महसूस नहीं कर पाई। माधवन मास्टर ने उसकी झिझक बिना कुछ कहे समझ ली।
उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और उसे लेकर आगे बढ़ गए। चलते चलते लीला अचानक रुक गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? यह सवाल सुनकर माधवन मास्टर कुछ पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ आगे चलने लगे। शायद उन्हें लगा कि भरोसा शब्दों से नहीं बल्कि इंसान के व्यवहार से जीता जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक साफ सुथरे रेस्टोरेंट पे पहुंचे। वहीं दोनों पहली बार आराम से बैठकर बात करने लगे। बातों बातों में माधवन मास्टर को पता चला कि लीला तमिलनाडु के तंजौर की रहने वाली है। वह उसी सुबह अपने तीर्थयात्री समूह के साथ वाराणसी पहुंची थी और मंदिर के पास बने एक होटल में ठहरी थी। माधवन मास्टर जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे लीला अपने पूरे तीर्थयात्री समूह से बिछड़ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सवाल पूछा, लीला के चेहरे पे फिर वही डर और बेचैनी लौट आई। उसकी आंखें झुक गई और होठ बिल्कुल खामोश हो गए। माधवन मास्टर समझ गए कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार कुरेदना सही नहीं होता। इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे बात वहीं खत्म कर दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोनों के लिए खाना मंगवाया, साथ में चाय भी आ गई। तभी लीला हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं चाय नहीं पीती। यह सुनते ही माधवन मास्टर हंस पड़े और मजाकी अंदाज में बोले, मैं तो दिन भर में 5-6 कप चाय आराम से पी जाता हूँ। इतना करके उन्होंने लीला का कप भी अपनी तरफ खिसका लिया। यह एक छोटा सा पल था, लेकिन इसी छोटी सी बातें दोनों अजनबियों के बीच की दूरी थोड़ी कम कर दी। पहली बार लीला के चेहरे पर डर की जगह हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। बातों बातों में माधवन मास्टर को पता चला कि लीला की वापसी की ट्रेन अगले दिन सुबह की है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, अगर आज तुम्हारा समूह नहीं मिला तो बहुत मुमकिन है कि कल रेलवे स्टेशन पे मिल जाए। लेकिन यह सुनकर भी लीला की आंखों में चिंता कम नहीं हुई। फिर भी उसके मन में एक एहसास जरूर जन्म ले चुका था। इस अनजान शहर में जहाँ उसका सब कुछ खो गया था, वहीं एक ऐसा इंसान मिला जो बिना किसी स्वार्थ के हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा तो माधवन मास्टर को पता चला कि करीब 1.5 साल पहले लीला के पति का निधन हो चुका है। यह सुनते ही उनके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्होंने धीरे से पूछा, और तुम्हारा बेटा क्या करता है? सवाल सुनते ही लीला फिर से चुप हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शायद शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। माधवन मास्टर तुरंत समझ गए कि उन्होंने अनजाने में उसके किसी पुराने जख्म को छू लिया है। इसलिए उन्होंने दोबारा वही सवाल नहीं किया, बल्कि बात बदलते हुए कहा, यहाँ वाराणसी में तमिल एसोसिएशन का एक दफ्तर है। अगर वहाँ तुम्हारी जानकारी दर्ज करा दे तो हो सकता है तुम्हारे साथ आए लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहीं पहुँच जाए। यह बात लीला को भी सही लगी। दोनों ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और बिना समय गंवाए तमिल एसोसिएशन के दफ्तर की ओर निकल पड़े। दोनों तमिल एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचते हैं। वहां मौजूद लोगों से माधवन मास्टर पूरी बात बताते हैं और उम्मीद के साथ पूछते हैं कि क्या किसी ने लीला को ढूंढते हुए यहाँ संपर्क किया है। लेकिन जवाब नहीं में मिलता है। अब तक न तो उसके तीर्थयात्री समूह का कोई सदस्य यहाँ पहुंचा था और न ही उसके बारे में किसी ने कोई जानकारी छोड़ी थी। यह सुनते ही लीला के चेहरे पर फिर से निराशा छा जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे हर उम्मीद कुछ ही पल में टूट जाती हो। माधवन मास्टर उसकी मनस्थिति समझ रहे थे। उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा, घबराइए मत। अगर आपका समूह आपको ढूंढ रहा होगा तो सबसे पहले यहीं आएगा। आप चाहे तो कुछ देर यहीं आराम कर लीजिए और कुछ ही देर में गंगा आरती शुरू होने वाली है। वाराणसी आने वाला शायद ही कोई श्रद्धालु हो जो उस आरती में शामिल ना हो सकता है वही तुम्हारी मुलाकात अपने लोगों से हो जाए। अभी उम्मीद खत्म करने का समय नहीं आया है। उनकी बातों से लीला के मन में फिर से उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठी। माधवन मास्टर ने उसे वहीं आराम से बैठने को कहा और बोले कि उन्हें एक जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकले, माहौल बदलने लगा। दफ्तर में बैठा एक अधेड़ उम्र का आदमी बार बार लीला की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर में वह वहां पास आकर बैठ गया और बातचीत करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने दुखों की लंबी कहानी सुनानी शुरू कर दी। वह कहने लगा कि उसकी पत्नी और बेटे ने उसके साथ बहुत बुरा किया, यहाँ तक कि उसे मारने की भी कोशिश की। लेकिन नीला समझ चुकी थी कि यह कहानी सिर्फ सहानुभूति पाने का बहाना है। उस आदमी की नजरें और उसका व्यवहार साफ बता रहे थे कि उसका नीयत ठीक नहीं है। लीला असहज होकर चुपचाप बैठी रही। तभी जैसे ही समय पर कोई अपना लौट आता है, माधवन मास्टर वापस आ गए। उन्होंने एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा और सब कुछ समझ गए। बिना कोई
बहस किए वे लीला को अपने साथ वहां से ले गए। बाहर आने के बाद उन्होंने चिंता से पूछा, उस आदमी ने तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं किया? लीला ने बस हल्के से नहीं में सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि अगर माधवन मास्टर कुछ देर और नहीं आते तो शायद वह और ज़्यादा डर जाती। दोनों वहां से निकलकर बनारस के घाटों की ओर चल पड़े। चारों तरफ गंगा का किनारा, मंदिर की घंटियां, शाम की हलचल और श्रद्धालुओं की भीड़। कुछ देर सब कुछ चुपचाप देखते रहने के बाद लीला धीरे से बोली, मैंने अपने मन में बनारस की जो तस्वीर बनाई थी, यह शहर वैसा बिल्कुल नहीं निकला। माधवन मास्टर उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, शहर नहीं बदलते लीला, उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है। एक बार इस शहर को अपने डर से नहीं, अपने दिल से देखकर देखो, तुम्हें वही बनारस दिखाई देगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। उनकी यह बात सीधे लीला के दिल में उतर गई। अब उसने दोबारा चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे वही गलियां, वही मंदिर, वही गंगा का किनारा और वही भीड़ अब पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। शायद शहर नहीं बदला था, बदलने लगी थी उसकी सोच। कुछ देर बाद लीला ने मुस्कुराकर पूछा, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? यह सवाल सुनकर माधवन मास्टर कुछ पल के लिए खामोश हो गए। फिर लीला ने हंसते हुए कहा, वैसे आपने अपने बारे में तो अभी तक कुछ बताया ही नहीं। माधवन मास्टर भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तुमने कभी पूछा ही नहीं। माधवन मास्टर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू करते हैं। वह कहते हैं, मेरा नाम माधवन है, लोग मुझे माधवन मास्टर कहते हैं। मैं अपर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक था, अब रिटायर हो चुका हूँ। मेरी एक बेटी है जानकी, वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कथक की पढ़ाई कर रही है। उसी से मिलने में अक्सर वाराणसी आता रहता हूँ। यह सुनते ही लीला के चेहरे पे पहली बार सुकून भरी मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वह धीरे से पूछ बैठती है, और आपकी पत्नी? यह सवाल सुनते ही माधवन मास्टर की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कुछ पल चुप रहने के बाद वह धीमी आवाज में कहते हैं, जानकी के जन्म के तुरंत बाद ही मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई थी। तब से मैंने ही अपनी बेटी को माँ और पिता दोनों का प्यार देकर बड़ा किया। उनकी आवाज में छिपा दर्द साफ महसूस हो रहा था। कुछ पल के लिए दोनों के बीच फिर वही खामोशी लौट आई। शायद अब बारी लीला की थी। उसने भी अपने दिल का बोझ हल्का करना शुरू किया। वह बताती है कि उसके बेटे का नाम मणिकंदन है। वह उसकी पति की पहली पत्नी का बेटा है और अब अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है। पहली पत्नी के निधन के बाद ही उसके पति ने लीला से शादी की थी। बात करते करते उसके चेहरे पे हल्की मुस्कान आई जब उसने अपने पोते का जिक्र किया। उसका नाम रोहित है, बहुत प्यारा बच्चा है। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। धीरे से बोली, काफी समय हो गया उसे देखे हुए। उसकी आंखें नम हो गई। कुछ पल बाद उसने एक ऐसी बात कही जो सीधे दिल में उतर जाती है, अकेलापन कभी कभी सुकून तो दे देता है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ सुकून के सहारे नहीं जी जा सकती। आखिर हर इंसान को किसी अपने की जरूरत होती है। उसकी आवाज में छिपी तन्हाई साफ सुनाई दे रही थी। माधवन मास्टर समझ चुके थे कि लीला बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, भीतर से उतनी ही टूटी हुई है। वह नहीं चाहते थे कि वह उसकी उदासी और गहरी हो जाए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर माहौल हल्का करना शुरू किया। छोटी छोटी मजेदार बातें, हल्के फुल्के किस्से और उनकी सादगी। कई घंटों बाद पहली बार लीला खुलकर हंसी। उसकी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर के लिए उसके सारे दुख कहीं पीछे छूट गए हों। दोनों साथ साथ बनारस की तंग गलियों, पुरानी मंदिरों और गंगा के किनारे बने खूबसूरत घाटों पर घूमते रहे। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां से गंगा का दृश्य बेहद मनमोहक दिखाई दे रहा था। दोनों वहीं बैठ गए। अब लीला पहले जैसी झिझक महसूस नहीं कर रही थी। उसे लगने लगा था कि इस अनजान शहर में उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो बिना किसी स्वार्थ के उसका अपना बन गया है। तभी उसे एक बात याद आई। वह मुस्कुराते हुए बोली, सुना है बनारस की लस्सी पूरी दुनिया में मशहूर है, क्या मुझे भी पिलाएंगे? माधवन मास्टर हंस पड़े और बोले, जरूर, यह तो बनारस आए और लस्सी न पी, ऐसा कैसे हो सकता है? लस्सी का इंतजार करते करते दोनों फिर बातें करने लगे। लीला ने पूछा, क्या आप बनारस के अलावा भी कहीं घूमने गए हैं? फिर खुद ही मुस्कुराकर बोली, मैं तो जिंदगी में कुछ ही बार दिल्ली गई, वो भी घूमने नहीं, अपने पति के इलाज के लिए। जिंदगी ने कभी सफर का मौका ही नहीं दिया। माधवन मास्टर ने अपनी एक पुरानी यात्रा याद करते हुए कहा, कुछ समय पहले मैं हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी गया था। बर्फ से ढके पहाड़, शांत वादियाँ और वहाँ का सुकून, आज भी आंखें बंद करूँ तो सब कुछ सामने दिखाई देता है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, वैसे मेरा दामाद भी जल्द ही विदेश से लौटने वाला है। उसके बाद पूरा परिवार फिर से स्पीति जाने की योजना बना रहे हैं। इतनी देर में उनकी मशहूर बनारसी लस्सी भी आ गई। दोनों मुस्कुराते हुए कुल्हड़ हाथ में लेते हैं और बिना जाने उनकी एक छोटी सी मुलाकात एक ऐसी याद बनती जा रही थी जिसे दोनों शायद ही पूरी जिंदगी कभी भूल पाने वाले थे। अब दोनों बनारस की
मशहूर लस्सी पीने पहुंचते हैं। माधवन मास्टर बड़े प्यार से 2 कुल्हड़ लस्सी मंगवाते हैं, लेकिन जैसे ही लस्सी लीला के सामने आती है वह मासूमियत से पूछ बैठती है, इसे पीने से तबीयत तो खराब नहीं होगी ना। उसकी बात सुनकर माधवन मास्टर जोर से हंस पड़ते हैं, फिर मजाक करते हुए कहते हैं, तुम्हें मेरी तबीयत की चिंता है या अपनी? इसके बाद वह पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, मैं तो जब भी बनारस आता हूँ यहाँ की लस्सी ज़रूर पीता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। दोनों हंसते मुस्कुराते लस्सी पीने लगते हैं। खाने पीने की बातें करते करते कब दोनों की भी सारी झिझक खत्म हो गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। अब वे 2 अजनबी नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन किस्मत को शायद यह खुशी भी ज़्यादा देर मंजूर नहीं थी। लस्सी पीने के कुछ ही मिनट बाद अचानक माधवन मास्टर की तबीयत बिगड़ जाती है। उन्हें उल्टियाँ होने लगती है। कुछ देर पहले जो बड़े गर्व से अपनी मजबूत सेहत की तारीफ कर रहे थे, अब वही सड़क किनारे परेशान खड़े थे। यह देखकर लीला अपनी हंसी रोक नहीं पाती। वह कई दिनों बाद पहली बार दिल खोलकर हंसती है। उसकी यह सच्ची मुस्कान देखकर माधवन मास्टर भी खुद पर हंसने लगते हैं। यही छोटा सा पल उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना देता है। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फिर गंगा घाट की ओर लौट आते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची हाथ में फूलों से सजा दीप लेकर उनके पास आती है। वह मासूमियत से कहती है, दीप ले लीजिए, गंगा मैया में प्रवाहित कर दीजिए। माधवन मास्टर उसकी मदद करने के लिए 100 रुपये निकालते हैं, लेकिन बच्ची पैसे लेने से साफ मना कर देती है। वह कहती है, अगर मदद करनी है तो मेरा दीप खरीदिए, बिना मेहनत के पैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है। उस बच्ची की बात लीला के दिल को छू जाती है। वह उदास होकर कहती है, पता नहीं ये बच्चे कभी स्कूल भी जा पाते होंगे या नहीं। माधवन मास्टर भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। उन्हें अपनी बेटी जानकी की याद आ जाती है। वे तुरंत उसे फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन उस समय जानकी अपने कथक प्रदर्शन में व्यस्त होती है, इसलिए कॉल नहीं उठा पाती। उधर दूसरी तरफ लीला का तीर्थयात्री समूह आखिरकार तमिल एसोसिएशन के दफ्तर पहुंच चुका था, लेकिन वहां लीला नहीं थी। अब उनके पास भी इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इधर माधवन मास्टर भी हार मानने वालों में से नहीं थे। वे सीधे घोषणा केंद्र पहुंचे और लीला का नाम, पहचान और पूरी जानकारी दर्ज करवा दी, ताकि अगर उसका समूह आसपास कहीं हो तो वह खबर तुरंत उन तक पहुंच सके। इतना सब करने के बाद भी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। चलते चलते लीला ने पूछा, आज आपको कोई और काम नहीं था? माधवन मास्टर मुस्कुराते हुए बोले, कल मेरी बेटी जानकी का जन्मदिन है, उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदनी है, लेकिन मुझे साड़ियों की बिल्कुल समझ नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? यह सुनकर लीला खुशी खुशी तैयार हो जाती है। दुकान काफ़ी दूर थी। तभी लीला अपनी एक छोटी सी इच्छा बताती है। वह मुस्कुरा के कहती है, मैंने आज तक कभी साइकिल रिक्शे की सवारी नहीं की, अगर हो सके तो आज यह भी करवा दीजिए। माधवन मास्टर बिना एक पल गवाए उसकी यह ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। रिक्शे पे बैठकर दोनों बनारस की गलियों से गुजरते हैं। हवा के साथ उड़ती मुस्कानें और रास्तों में बिखरी पुरानी यादों जैसी खूबसूरती। यह सफ़र दोनों के लिए हमेशा याद रहने वाला पल बन जाता है। आखिरकार वे एक बड़ी साड़ी की दुकान में पहुंचते हैं। काफ़ी देर तक अलग अलग साड़ियाँ देखने के बाद दोनों मिलकर जानकी के लिए एक बेहद सुंदर साड़ी पसंद करते हैं। तभी उनकी नज़र दुकान के बाय 1 गेट 1 ऑफर पर पड़ती है। माधवन मास्टर मुस्कुराकर कहते हैं, अब एक साड़ी अपने लिए भी चुन लो। पहले तो लीला साफ मना कर देती है, लेकिन उनके बार बार कहने पर वह झिझकते हुए एक साड़ी पसंद कर लेती है। कुछ देर बाद जब वह नई साड़ी पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आती है तो माधवन मास्टर कुछ पल के लिए उसे देखते ही रह जाते हैं। उनकी नज़रों में न कोई लालच था, न कोई आकर्षण, बस एक सच्चा सम्मान और एक अपनापन। फिर वे चुपचाप बाहर जाते हैं और ताजे मोगरे के फूल खरीदकर वापस आते हैं। दुकान में काम कर रही महिला से कहते हैं, अगर आपको बुरा न लगे तो ये फूल उनके बालों में लगा दीजिए। जैसे ही लीला यह सब देखती है, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। शायद वर्षों बाद किसी ने बिना किसी स्वार्थ के उसके लिए इतना प्यार से कुछ लाया था। यह छोटा सा एहसास उसे अपने बीते दिनों, अपने खोए हुए रिश्तों और अधूरी जिंदगी की याद दिला देता है। माधवन मास्टर उसकी आंखों का दर्द समझ जाते हैं। वे कुछ भी नहीं कहते, बस चुपचाप साड़ियों की पैकिंग करवाते हैं और दोनों बिना कोई शब्द बोले दुकान से बाहर निकल जाते हैं। दुकान से बाहर निकलने के बाद दोनों फिर साथ साथ चलने लगे। बातें कम हो गई थी, लेकिन खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मोगरे के उन छोटे से फूलों ने लीला के दिल में कई ऐसे एहसास जगा दिए थे जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसे बार बार यही सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर एक अजनबी उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहा है। उसी समय माधवन मास्टर का फ़ोन बजता है। फ़ोन उनकी बेटी जानकी का था। जानकी पूछती है, पापा आप कहाँ हैं, कब आएंगे? माधवन मास्टर सच्चाई छिपाते हुए कहते हैं कि गांव से उनका एक पुराना दोस्त आया है, इसलिए उसके साथ है। लेकिन जानकी बार बार उसी दोस्त के बारे में पूछती रहती है। हर बार माधवन मास्टर मुस्कुराकर बात टाल देते हैं। फिर जानकी उन्हें याद दिलाती है कि एक ज़रूरी काम अभी
अभी बाकी है। माधवन मास्टर जवाब देते हैं, हाँ सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर वे फ़ोन कट कर देते हैं। फ़ोन रखने के बाद उन्होंने लीला की तरफ देखा और बोले, मुझे एक जगह जाना है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लीला हल्के से मुस्कुराई और बोली, पहले मुझसे माफ़ी मांगिए। माधवन मास्टर बिना एक पल गवाए हंसते हुए बोले, सॉरी। उनकी यही सादगी फिर से लीला के चेहरे पे मुस्कान ले आई। दोनों आगे बढ़ गए। रास्ते में कुछ देर आराम करने के लिए एक जगह बैठ गए। तभी उनकी नज़र सामने बैठे एक पति पत्नी पर पड़ी जो किसी छोटी सी बात पर बहस कर रहे थे। उन्हें देखकर लीला ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपकी पत्नी से भी कभी ऐसे झगड़े होते थे? माधवन मास्टर कुछ पल चुप रहे, फिर शांत स्वर में बोले, हमारी शादी सिर्फ 1.5 साल की ही चल पाई, इतना समय ही नहीं मिला कि कभी लड़ाई हो पाती। उनकी आवाज़ में छिपा दर्द साफ महसूस किया जा सकता था। यह सुनकर लीला भी अपने मन का बोझ रोक नहीं पाई। वह बोली, मेरे पति ने मुझे कभी पत्नी का सम्मान नहीं दिया, उन्हें बस अपने बेटे की देखभाल करने वाली एक औरत चाहिए थी। शायद इसी वजह से मेरी पूरी शादीशुदा जिंदगी सिर्फ समझौते में बीत गई। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले चलते रहे। उनकी खामोशी ही उनकी सबसे लंबी बातचीत बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद वे एक होटल पहुंचे। वहां पहुंचते ही माधवन मास्टर ने 50 बिरयानी पैक करने का ऑर्डर दिया। यह देखकर लीला हैरान रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इतने खाने का क्या करेंगे। इसी बीच माधवन मास्टर ने दोबारा जानकी को फ़ोन किया। इस बार उन्होंने उससे सच नहीं छिपाया। उन्होंने बताया कि वे एक दोस्त के साथ नहीं बल्कि एक ऐसी महिला की मदद कर रहे हैं जो अपने तीर्थयात्री समूह से बिछड़ गई है। जानकी पूरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। फिर उसने मजाक करते हुए कहा, पापा अगर आपको किसी से दोबारा प्यार भी हो जाए तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ज़रूरत पड़ी तो आपकी शादी भी मैं ही करवाऊंगी। बेटी की बात सुनकर माधवन मास्टर जोर से हंस पड़े। कई दिनों बाद उनके चेहरे पे इतनी सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। फ़ोन रखने के बाद वे लीला को अपने साथ एक जगह ले गए जहाँ कई बुजुर्ग अपने जीवन के आखिरी दिन वाराणसी में बिताने आए हुए थे। तभी लीला को समझ आया कि ये 50 बिरयानी आखिर किसके लिए थी। अगले दिन जानकी का जन्मदिन था और माधवन मास्टर ने तय किया था कि उन खुशी को ज़रूरतमंद लोगों के साथ बांटेंगे। यह देखकर लीला की आंखें भर आई। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा इंसान सिर्फ मददगार नहीं बल्कि सचमुच बहुत बड़ा दिल रखने वाला इंसान है। वहाँ से निकलते हुए माधवन मास्टर बोले, यहाँ कई लोग सिर्फ इस उम्मीद में रहते हैं कि उनकी आखिरी सांस वाराणसी में निकले और उन्हें मोक्ष मिल सके। यह बात सुनकर लीला गहरी सोच में डूब गई। कुछ पल बाद उसे धीमी आवाज़ में कहा, अगर कभी भगवान मेरे सामने आए तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, उन्होंने मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी? उसकी आवाज़ भर्रा गई। वह आगे बोली, मैंने हमेशा किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ अकेलापन और दर्द ही मिला। माधवन मास्टर ने उसे बीच में नहीं रोका। उन्होंने बस धैर्य से उसकी हर बात सुनी। फिर मुस्कुराकर बोले, गंगा आरती शुरू होने में अभी समय है, आज दिल खोलकर बोलो, मैं कहीं नहीं जा रहा, आज सिर्फ तुम्हें सुनूंगा। शायद पहली बार किसी ने लीला को बिना टोके बिना जज किए सिर्फ सुनने की कोशिश की थी। यहीं से उसने अपने जीवन का सबसे अधूरा सपना बताया। वह बोली, शादी से पहले मुझे नृत्य से बहुत प्यार था। मेरा सपना था कि एक दिन डांस टीचर बनूं, लेकिन शादी के बाद मेरे पति ने मेरा वह सपना हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसके बाद मुझे दोबारा कभी मंच पर नाचने का मौका ही नहीं मिला। वह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। उसी समय दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी की अस्थियां लेकर जा रहा था उनसे टकरा गया और उसके हाथ से कलश नीचे गिर पड़ा। उस आदमी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। माधवन मास्टर और लीला बिना देर किए उसके पास पहुंचे और उसे संभालने लगे। धीरे धीरे बात करने पर पता चला कि कुछ समय पहले उसकी पत्नी का निधन हो गया था। उस हादसे ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। आज वह भारी मन से उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने आया था। माधवन मास्टर और लीला ने उसे ढाढ़स बंधाया। वे उसके साथ गंगा किनारे तब तक खड़े रहे जब तक उसने अपनी पत्नी का नम आंखों के साथ अंतिम विदाई नहीं दे दी। उस पल तीनों के बीच ज़्यादा बातें नहीं हुई, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों से नहीं सिर्फ खामोशी से महसूस किया जा सकता है। तभी अचानक माधवन मास्टर का फ़ोन बजता है। कॉल तमिल एसोसिएशन के दफ्तर से था। उधर से खबर मिली, लीला का तीर्थयात्री समूह उन्हें ढूंढते हुए गौरी घाट पहुंच चुका है। वे सब वहीं उनका इंतजार कर रहे हैं। यह खबर सुनते ही दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। जिस पल का वे सुबह से इंतजार कर रहे थे, जब वह सच में सामने आया तो न जाने क्यों दिल खुश होने के बजाय भारी हो गया। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह अनजाना सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। वह बिछड़ने का समय आ चुका था। माधवन मास्टर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो अब तुम्हें तुम्हारे अपने लोगों के पास छोड़ आते हैं। लीला ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनके साथ
चल पड़ी। दोनों के कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल हर कदम पर पीछे छूटते जा रहे हों। रिक्शा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसमें बैठे दोनों लोग पूरी तरह खामोश थे। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब। बस कभी कभी दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती और अगले ही पल झुक जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ रिश्ते सालों में नहीं, सिर्फ कुछ घंटों में ही इतने गहरे हो जाते हैं कि उनसे बिछड़ना भी आसान नहीं रहता। थोड़ी देर बाद वे उस जगह पहुंच गए जहां से लीला का तीर्थयात्री समूह बस कुछ ही कदम दूर था। माधवन मास्टर मुस्कुराकर बोले, चलो तुम्हें तुम्हारे लोगों तक छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी लीला अचानक रुक गई। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, आप यहीं से लौट जाइए, आगे मैं अकेली चली जाऊंगी। माधवन मास्टर हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उन्होंने समझाया, अब तो तुम्हारी मंजिल बिल्कुल सामने है। लेकिन लीला ने फिर मना कर दिया। इस बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो लोग मेरे बारे में गलत बात बनाएंगे। यह सुनकर माधवन मास्टर बिल्कुल चुप हो गए। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि निस्वार्थ मदद पर भी समाज शक की नज़र डाल सकता है। कुछ पल बाद लीला ने कांपती आवाज में कहा, आज आपने मेरे लिए जितना भी खर्च किया है उसका हिसाब रख लीजिए। घर पहुंचकर मैं आपका एक एक रुपया लौटा दूंगी। ये शब्द सुनकर माधवन मास्टर के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उन्हें पैसे की परवाह नहीं थी। दर्द इस बात का था कि जिस भरोसे को पूरे दिन उन्होंने अपने व्यवहार से बनाया था, वह दुनिया के डर के सामने हार गया। फिर लीला ने जानकी के लिए खरीदी गई साड़ी भी उनके हाथ में वापस रख दी। माधवन मास्टर ने बिना कुछ कहे वह पैकेट ले लिया। उनके होठ खामोश थे, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थी। अगले ही पल वे चुपचाप वहां से लौट गए और लीला बस वहां खड़े खड़े उन्हें देखती रही जब तक वे उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लीला अपने तीर्थयात्री समूह के पास गई ही नहीं। वह रास्ते में ही एक सुनसान जगह जाकर बैठ गई। अचानक उसके बचपन की यादें आंखों के सामने तैरने लगी। उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई। एक बार उन्होंने मुस्कुराकर पूछा था, अगर काशी में कभी मेरा हाथ छूट जाए तो तुम क्या करोगी? तब छोटी सी लीला ने हंसते हुए जवाब दिया था, मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल खुद रख लूंगी। लेकिन आज उसी काशी में वह सचमुच अकेली बैठी थी और खुद को संभालना उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम बन चुका था। इसी दौरान एक युवक वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक महिला अकेली बैठी रो रही है। वह धीरे धीरे उसके पास आया और बहुत शांति से उससे बात करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उसका हाल पूछा, लीला की आंखों से आंसू बहने लगे। युवक घबरा गया। वह बोला, कृपया मत रोइए, अगर मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। उधर दूसरी तरफ माधवन मास्टर भी बिल्कुल चैन से नहीं बैठे थे। बार बार उनका मन कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी जानकी को फोन करके सारी बात बता दी। सब सुनने के बाद जानकी ने बहुत समझदारी से कहा, पापा, हम किसी इंसान का दर्द पूरी तरह नहीं समझ सकते, लेकिन आंटी ने ऐसा क्यों किया? क्या आपने उनसे पूछा? माधवन मास्टर कुछ कहते उससे पहले ही एक और फोन आ गया। इस बार कॉल तीर्थयात्री समूह की तरफ से था। उधर से खबर मिली, लीला जी अभी तक हमारे पास पहुंची ही नहीं है। यह सुनते ही माधवन मास्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कुछ तो बहुत गलत हो गया है। वो बिना एक पल गवाए उसी जगह की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब तक वे पहुंचे, लीला वहां से जा चुकी थी। सबसे दुख की बात यह थी कि उसके साथ आए कुछ लोग उसकी चिंता करने के बजाय उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद टूर मैनेजर ने लीला के परिवार को फोन किया, लेकिन उधर से जो जवाब मिला उससे सबको स्तब्ध कर दिया। परिवार ने साफ कहा, पुलिस में शिकायत मत कीजिए, अगर वह कहीं चली गई है तो जाने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर साफ समझ में आ गया कि लीला सिर्फ अपने तीर्थयात्री समूह से नहीं, बल्कि बहुत पहले अपने ही लोगों के प्यार से बिछड़ चुकी थी। इधर वह युवक लीला को पास की एक दुकान पर ले गया। उसने उसे कुछ खाने के लिए दिया और धीरे धीरे उसका भरोसा जीतने लगा। कुछ देर बाद लीला ने सुबह से अब तक की पूरी कहानी उसे सुना दी। कैसे वाराणसी में उसकी मुलाकात माधवन मास्टर से हुई और कैसे एक अजनबी ने सिर्फ एक दिन में ही उसे वह सम्मान, वह अपनापन और वह सुकून दिया जो उसे अपने परिवार और घर से कभी नहीं मिला। सब सुनने के बाद युवक ने उससे एक सवाल पूछा, सच बताइए, क्या आप सच में रास्ता भटक गई थी या आपने जानबूझकर अपने लोगों के पास न जाने का फैसला किया? कुछ पल तक लीला चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से सिर हिलाकर सच स्वीकार कर लिया। वह टूटी हुई आवाज में बोली, मेरे अंदर आज भी एक छोटी सी बच्ची रहती है जो हर छोटी सी बात पर रो पड़ती है। कई बार मन करता है उससे पूछूं कि तुम इतनी रोती क्यों हो, लेकिन मैं पूछ नहीं पाती क्योंकि मुझे पहले से ही उसका जवाब पता है। वह रुककर फिर बोली, अगर वह बच्ची मुझसे पूछे कि मैं क्या कभी अपनी पसंद की जिंदगी जी पाऊंगी तो मैं उसे क्या जवाब दूं? क्या कहूं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, या सच बता दूं कि यही तुम्हारी
हमारी ज़िंदगी है और अब इसी के साथ जीना सीखना होगा। इतना कहते कहते लीला पूरी तरह टूट गई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसी पल पहली बार यह एहसास होता है कि इंसान को सबसे गहरा दर्द अक्सर अपनों की बेरुखी देती है और कई बार एक अजनबी का साथ भी पूरी दुनिया से ज़्यादा अपना लगने लगता है। आंखों में आंसू लिए लीला धीरे धीरे अपने दिल की बात कहती है। मैं रास्ता भटक कर अपने तीर्थयात्री समूह से अलग नहीं हुई थी, मैं खुद उनसे दूर चली गई थी। मैंने बस इतना चाहा था कि अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक दिन तो ऐसा जी सकूं जैसा मेरा मन चाहता है, लेकिन किस्मत को शायद यह भी मंजूर नहीं था। मेरा बैग चोरी हो गया, मोबाइल भी चला गया और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। कुछ पल रुककर वह फिर कहती है, फिर मेरी मुलाकात माधवन मास्टर से हुई। मुझे लगा जैसे भगवान ने उन्हें मेरी मदद के लिए भेजा है, लेकिन आखिर में उन्होंने भी मुझे उसी दुनिया में वापस भेजना चाहा जहाँ मैं लौटना ही नहीं चाहती थी। अब तक सामने बैठा युवक सब कुछ समझ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि लीला रास्ता नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भटक गई थी। माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए उसने मुस्कुराकर पूछा, सच बताइए, कहीं आपको माधवन मास्टर से प्यार तो नहीं हो गया? यह सुनकर लीला हल्का सा मुस्कुराई और तुरंत बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उसकी झिझक, उसकी मुस्कान और उसकी नम आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते लीला ने एक सवाल पूछा जो शायद काफी देर से उसके मन में था, अगर मैं वापस गई और मास्टर जी वहाँ नहीं मिले तो? युवक ने मुस्कुराकर उसे दिलासा दिया, अगर आज नहीं मिले तो कल सुबह स्टेशन पे जरूर मिल जाएंगे। लेकिन लीला की बेचैनी कम नहीं हुई। वह बोली, शायद वो मुझसे नाराज होंगे, आखिर मैं उनसे बिना कुछ बताए छोड़कर चली आई थी। युवक ने भरोसा दिलाते हुए कहा, जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के पूरे दिन तुम्हारे साथ खड़ा रहा, वो इतनी छोटी सी बात पर तुमसे नाराज नहीं होगा। उसी समय लीला की नज़र अचानक एक चेहरे पे जाकर ठहर गई। वह वही आदमी था जिसने उसका बैग और मोबाइल चुराया था। वह बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ी। युवक भी उसके साथ भागा, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर चोर फिर से एक बार उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। उसे पकड़ने की कोशिश करते करते लीला उसी जगह पहुंच गई जहां माधवन मास्टर और उसका तीर्थयात्री समूह उसे बेचैनी से ढूंढ रहा था। जैसे ही उसकी नज़र माधवन मास्टर पर पड़ी, उसके कदम अपने आप रुक गए। उधर युवक भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन दोनों की आंखों में छिपे भाव देखकर वह चुपचाप पीछे हट गया। इसी बीच टूर मैनेजर गुस्से में लीला को डांटने लगा, लेकिन उस समय लीला के कानों तक उसकी एक भी बात नहीं पहुंच रही थी। उसकी नजरें सिर्फ माधवन मास्टर पर टिकी थी। माधवन मास्टर भी कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे उसके पास आए और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उस पल जैसे सारी शिकायतें, सारी गलतफहमियां और सारी दूरियां खामोशी में ही खत्म हो गई। उन्होंने दूर मैनेजर की तरफ देखा और शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, कल सुबह इनकी ट्रेन है, ये समय पर स्टेशन पहुंच जाएंगी, इनकी चिंता मत कीजिए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि माधवन मास्टर सबके सामने लीला का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। दोनों बिना कुछ बोले गंगा किनारे एक जगह बैठ गए। कुछ देर की खामोशी के बाद माधवन मास्टर ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारा हाथ किसी और वजह से नहीं पकड़ा था, बस उस वक्त मुझे यही सही लगा। फिर उन्होंने उसकी तरफ देखकर पूछा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चली क्यों गई? लीला ने हल्की सी मुस्कान के साथ पलटकर पूछा, पहले आप बताइए, आपने मुझे जाने क्यों दिया? इस सवाल का कोई जवाब माधवन मास्टर के पास नहीं था। वे बस चुपचाप उसकी आंखों में देखते रह गए। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब शब्दों से नहीं दिया जा सकता। तभी वह युवक भी वहां पहुंचा जिसने मुश्किल समय में लीला का साथ दिया था। वह मुस्कुराते हुए दोनों के बीच बैठ गया और बोला, लगता है अब मेरी दोस्त सही जगह पहुंच गई है। इतने में किसी ने उसे आवाज दी। जाने से पहले उसने अपने बैग से कुछ सामान निकाला और लीला के हाथों में रख दिया। वह उसका बैग, पर्स और मोबाइल था। उसने किसी तरह चोर से उसका सारा सामान वापस हासिल कर लिया था। यह देखकर लीला की आंखें भर आई। उसे फिर एक बार महसूस हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग आज भी मौजूद हैं। कुछ देर बाद लीला ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। माधवन मास्टर उसे पास के एक होटल में ले गए। उन्होंने कहा, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। इतने में उनका फोन बजा। इस बार कॉल जानकी का था। माधवन मास्टर बाथरूम में थे, इसलिए फोन लीला ने उठा लिया। दोनों की पहली बार बात हुई। शुरुआत में जानकी थोड़ा चौंकी, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों ऐसे बातें करने लगे
लगे जैसे परसों से एक दूसरे को जानते हों। बात खत्म होने से पहले दोनों ने अगले दिन मिलने का वादा भी कर लिया। थोड़ी देर बाद माधवन मास्टर बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए वही नई साड़ी लीला की तरफ बढ़ा दी जो उन्होंने उसके लिए खरीदी थी। इस बार लीला ने बिना झिझक के उसे स्वीकार कर लिया। नहाने जाने से पहले वह मुस्कुराकर बोली, और हाँ, इस बार मेरे लिए मोगरे के फूल लाना मत भूलिएगा। माधवन मास्टर भी मुस्कुरा दिए। वे तुरंत बाहर गए और ताजे मोगरे के फूल लेकर लौटे। कुछ देर बाद दोनों नए कपड़े में तैयार होकर गंगा आरती देखने निकल पड़े। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। गंगा किनारे दीपों की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी। चारों ओर मंत्रों की गूंज, मंदिरों की घंटियां और बहती गंगा की शांत धारा, पूरा वातावरण किसी दिव्य अनुभव जैसा लग रहा था। और शायद पहली बार लीला के चेहरे पे सच्ची शांति दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद उसने खुलकर सांस ली हो। आरती समाप्त होने के बाद वह छोटी सी बच्ची फिर उसके सामने दीप लेकर आ गई। इस बार लीला ने उसके सारे दीप खरीद लिए। उसने एक एक करके सारे दीप जलाकर गंगा में प्रवाहित करने लगी। फिर उसने मुस्कुराकर माधवन मास्टर को भी अपने पास बुलाया। दोनों ने साथ मिलकर दीप बहाए। बहती गंगा में दूर तक जाते उन दीपों को देखते हुए उनकी नजरें एक दूसरे से मिली। उस पल दोनों खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी एक दूसरे की हर बात समझ रही थी। वापसी के रास्ते में माधवन मास्टर मुस्कुराकर बोले, दीपावली के समय पूरा बनारस लाखों दीपों से जगमगा उठता है। अगर कभी मौका मिले तो वह नज़ारा जरूर देखना। लीला हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ऐसी बातें मत कीजिए, फिर मेरा दोबारा यहाँ आने का मन करेगा। माधवन मास्टर ने सहजता से कहा, तो फिर आ जाना ना। लीला ने उनकी तरफ देखा और धीमे से पूछा, लेकिन मैं अकेले कैसे आऊँगी? माधवन मास्टर ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं, सिर्फ मुस्कान में छिपे होते हैं। उधर जानकी भी अपने पति से हंसते हुए बात कर रही थी। वह मजाक में कहती है, अगर पापा और लीला आंटी एक दूसरे को पसंद करने लगे तो उनकी शादी करवाने वाली सबसे पहली इंसान मैं ही बनूंगी। और इधर माधवन मास्टर और लीला ने तय किया कि इस आखिरी रात को वो किसी होटल में नहीं बल्कि बनारस की गलियों, घाटों और यादों के बीच बिताएंगे। दोनों पूरी रात बनारस की गलियों और घाटों पर साथ साथ चलते रहे। कभी बातें करते, कभी चुपचाप रहकर उस शहर की खूबसूरती को महसूस करते और कभी बिना कुछ कहे उन लम्हों को अपनी यादों में समेटते रहते। उस दौरान उनकी नज़र घाट के किनारे बैठे कुछ युवाओं पर पड़ी। वे अपने साजों की मधुर धुनों से पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। दोनों अनायास वहीं रुक गए। उन्हें क्या पता था कि यही पल लीला की जिंदगी की सबसे अनमोल याद बनने वाला है। माधवन मास्टर धीरे धीरे उन युवाओं के पास गए और उनके कान में कुछ कहा। अगले ही पल संगीत की धुन बदल गई। फिर उनमें से एक युवक मुस्कुराते हुए बोला, आज इस खूबसूरत शाम को और यादगार बनाने के लिए हमारी मेहमान लीला जी हमारे लिए नृत्य प्रस्तुत करेंगी। यह सुनते ही लीला घबरा गई। उसने तुरंत मना करना चाहा, लेकिन तभी उसकी नज़र माधवन मास्टर पर पड़ी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में इतना भरोसा दिया कि लीला का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। शायद वर्षों से उसके भीतर कैद वह सपना आज फिर से सांस लेना चाहता था। कुछ ही पलों बाद लीला ने धीरे धीरे नृत्य करना शुरू किया। जैसे जैसे संगीत आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसके चेहरे से बरसों का दर्द उतरता चला गया। उसके कदम सिर्फ संगीत पर नहीं थिरक रहे थे, बल्कि उन अधूरे सपनों पर भी जिन्हें उसने कभी हालात के आगे छोड़ दिया था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय कई साल पीछे लौट गया हो और सामने वही पुरानी लीला खड़ी हो, जिसका सपना एक दिन डांस टीचर बनने का था। घाट पर मौजूद हर व्यक्ति उसकी प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध हो चुका था और थोड़ी दूर खड़े माधवन मास्टर उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी अपने का अधूरा सपना पूरा होते देख रहे हों। कुछ ही देर में नृत्य समाप्त हुआ। पूरा घाट तालियों से गूंज उठा। हर कोई उसकी कला की दिल से सराहना कर रहा था। तभी संगीत बजाने वाले युवक में से एक अपने दान पात्र के पास गया, उसमें से कुछ पैसे निकाले और सम्मान के साथ लीला के हाथों में रख दिए। वह मुस्कुराकर बोला, यह आपकी मेहनत की पहली कमाई है, इसे जरूर स्वीकार कीजिए। ये शब्द सुनते ही लीला की आंखें नम हो गई। पूरी जिंदगी उसने अपनी कला को दबाकर रखा, लेकिन पहली बार उसी कला ने उसे सम्मान भी दिया और उसकी मेहनत की पहली कमाई भी। वह रकम भले ही छोटी थी, लेकिन उसके लिए वह किसी अनमोल खजाने से कम नहीं थी। उस पल उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और माधवन मास्टर की आंखों में संतोष, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक महिला की मदद नहीं की थी, उन्होंने उसके भीतर वर्षों से दबी हुई लीला को फिर से
जिंदा कर दिया था। वह छोटी सी रकम लीला के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं थी। वहां से निकलते समय उसने वह पैसा माधवन मास्टर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये आपकी वजह से मिला है, इसे आप ही रख लीजिए। लेकिन माधवन मास्टर मुस्कुराकर बोले, नहीं, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। फिर हल्के से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हाँ, अगर सच में तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो इन्हीं पैसों में से मेरे लिए कोई छोटी सी यादगार चीज खरीद लेना, वही मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा होगा। उनकी बात सुनकर लीला के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें वही चाय वाला मिला जिससे सुबह उनकी मुलाकात हुई थी। लीला उसके सामने जाकर कुछ पल चुप खड़ी रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, आज मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा दिन आया है जब मैं आज अपनी मर्जी से जी रही हूँ। इसकी वजह सिर्फ माधवन मास्टर नहीं बल्कि आप भी हैं। अगर सुबह आप मेरी मदद करने के लिए इन्हें न बुलाया होता तो शायद मैं आज भी अपने दुखों में खोई रहती। चाय वाला उसकी भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन उसके चेहरे पर लौटी मुस्कान सब कुछ कह रही थी। वह मुस्कुराकर बोला, लोग कहते हैं बनारस आने वाला हर इंसान यहाँ अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़कर जाता है, लेकिन लगता है इस बार कोई अपने सबसे प्यारी याद लेकर जाएगा। फिर उसके माधवन मास्टर की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, मास्टर जी, सच में आप बहुत किस्मत वाले इंसान हैं। दोनों मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते लीला की नजर सामने लगे एक बड़े से झूले पे पड़ी। उसके भीतर छिपी मासूम बच्ची जैसे फिर से जाग उठी। उसने धीरे से कहा, क्या मैं उस झूले पर बैठ सकती हूँ? माधवन मास्टर मुस्कुरा दिए। वे खुद तो उस झूले पे नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने पूरे दिल से लीला को वह पल जीने दिया। झूला जैसे जैसे ऊपर उठता वैसे वैसे लीला की खिलखिलाती हंसी पूरे माहौल में गूंजने लगती। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यही वह महिला है जो सुबह तक अपने दर्द में टूटी हुई थी। थोड़ी दूर खड़े माधवन मास्टर बस उसे देखते रहे और उनके चेहरे पर एक गहरी सुकून भरी मुस्कान फैल गई। शायद किसी अपने को खुश देखकर जो सुकून मिलता है वही उस वक्त उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद दोनों गंगा नदी में चल रही एक नाव पर जाकर लेट गए। ऊपर अनगिनत चमकते सितारे थे, चारों तरफ गंगा की शांत लहरें और हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थी। उसी सन्नाटे के बीच दोनों पहली बार अपने दिल की उन बातों को साझा करने लगे जो शायद उन्होंने आज तक किसी से नहीं कहा था। फिर दोनों देर तक अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा करते रहे। लीला मुस्कुराते हुए बोली, आज पहली बार मुझे ऐसा सुकून मिल रहा है जैसा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। माधवन मास्टर बस खामोशी से उसकी सारी बातें सुनते रहे। उन्हें महसूस हो रहा था कि सुबह जो महिला डर और बेबसी में डूबी हुई थी वह अब बस एक मासूम बच्ची की तरह हर बात बेझिझक उनसे कह रही थी। दोनों के बीच अब ऐसा अपनापन बन चुका था जिसे किसी रिश्ते के नाम की जरूरत ही नहीं थी। कुछ देर बाद लीला मुस्कुराती हुई बोली, मास्टर जी, एक बात पूछूं, आप जवानी में कैसे दिखते थे? माधवन मास्टर हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने अपना पुराना बटुआ खोला और उसमें से रखी एक पुरानी तस्वीर निकालकर उसके हाथों में दे दी। तस्वीर देखते ही लीला की आंखों में चमक आ गई। वह हंसते हुए बोली, आप तो जवानी में भी बहुत हैंडसम थे। माधवन मास्टर भी हंस पड़े, लेकिन जब उन्होंने तस्वीर वापस मांगनी चाहिए तो लीला ने उसे अपने सीने से लगा लिया और शरारती अंदाज में बोली, नहीं, अब ये तस्वीर मेरे पास ही रहेगी। उसी समय आसमान में एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया। लीला ने तुरंत आंखें बंद कर ली और मन ही मन कुछ दुआ मांगने लगी। माधवन मास्टर मुस्कुराकर बोले, क्या मांगा? लीला भी मुस्कुराई और बोली, अगर बता दूंगी तो दुआ पूरी नहीं होगी। इसके बाद दोनों देर रात तक बातें करते रहे। कभी हंसे, कभी पुरानी यादें साझा की और कभी सिर्फ खामोशी को महसूस करते रहे। पता ही नहीं चला कब रात ढल गई। बातों बातों में वहीं बैठे बैठे दोनों की आंख लग गई। लेकिन सुबह उनके लिए ऐसी खबर लेकर आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले माधवन मास्टर की आंख खोली। उन्होंने मुस्कुराकर लीला को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने धीरे से उसका कंधा हिलाया, फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। अगले ही पल उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कांपते हाथों से उन्होंने फिर से उसे पुकारा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लीला हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। यह सच समझते ही माधवन मास्टर पूरी तरह टूट गए। जिस महिला ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक दिन अपनी मर्जी से जीने की ख्वाहिश की थी, उसने वह एक दिन पूरी तरह जी लिया और उसी सुकून को अपने साथ लेकर इस दुनिया से विदा हो गई। कुछ ही देर में घाट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लीला के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। उधर माधवन मास्टर गंगा घाट की सीढ़ियों पर बिल्कुल खामोश बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द कहीं खो चुके थे। कुछ देर बाद जानकी भी वहां पहुंच गई। उसने पहली और आखिरी बार लीला को देखा, फिर उसने अपने
अपने पिता का हाथ थामा और चुपचाप उनके हाथों में दो चीजें रख दी। पहली लीला की मेहनत की पहली कमाई और दूसरी वही पुरानी तस्वीर जिसे लीला ने रात भर अपने सीने से लगाकर रखा था। तस्वीर देखते ही माधवन मास्टर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि लीला जाते जाते भी उनकी सबसे प्यारी याद अपने साथ नहीं ले गई, उसे उसके पास ही छोड़ गई। उसी दिन पूरे सम्मान के साथ लीला का अंतिम संस्कार किया गया। जलती हुई चिता के सामने माधवन मास्टर और जानकी चुपचाप खड़े रहे। शायद कुछ रिश्तों को शब्दों में विदा नहीं किया जा सकता। अगले दिन माधवन मास्टर फिर उसी गंगा घाट पर बैठे थे। बहती हुई गंगा को देखते देखते उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो लहरों के बीच लीला मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हो। वह मुस्कान धीरे धीरे पानी की लहरों के साथ दूर जाती गई और फिर हमेशा के लिए ओझल हो गई। ऐसा लगा जैसे लीला अपने सारे दुख, सारी तकलीफें और सारी अधूरी ख्वाहिशें यहीं छोड़कर हमेशा के लिए शांति और मोक्ष की ओर चली गई हो। और इसी बेहद भावुक पल के साथ यह खूबसूरत कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए आते हैं। लीला चली गई, लेकिन जाते जाते माधवन मास्टर को यह एहसास दे गई कि सच्चा अपनापन रिश्तों के नाम से नहीं, दिलों की सच्चाई से बनता है। और हम सबके लिए वह एक सवाल छोड़ गई, क्या हम सच में अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी रहे हैं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को निभाते निभाते खुद को भूल चुके हैं? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर किसी एक पल ने भी आपकी आंखें नम कर दी हो, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, लीला, और बताइए आप इस खूबसूरत फिल्म को 10 में से कितने स्टार देंगे। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली फिल्मों की कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।